नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रूस से बढ़ते विवाद के बीच यूक्रेन ने पूरे देश में लागू की इमरजेंसी। 1 महीने तक जारी रहेगी ये इमरजेंसी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि थल सेना प्रमुख का बयान, कहा सीमा पर शांति हमारी प्रतिबद्धता, लेकिन हर संभावित खतरे को लेकर चौकन्ना और तैयार है हमारी सेना। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूक्रेन संकट पर अमेरिका के आक्रामक रुख से भड़का चीन, दहशत पैदा करने का लगाया आरोप। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ी, फ्रांस से 3 और राफेल भारत पहुंचे। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा गौतम बुद्ध की प्रतिमा नहीं ली लेकिन चांदी का मुकुट लपक लिया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रूस से बढ़ते विवाद के बीच यूक्रेन ने पूरे देश में लागू की इमरजेंसी। 1 महीने तक ये रहेगा जारी। जी हाँ दोस्तों, खतरा लगातार बरकरार है और रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच नई उपग्रह इमेजरी में रूसी सेना को यूक्रेन के साथ सीमा पर अधिक उपकरण और सैनिकों को इकट्ठा करते देखा जा सकता है। इस नए घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच जंग का खतरा और बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव को देखते हुए यूक्रेन सरकार ने अब पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी है। यूक्रेन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि यूक्रेन ने 2 क्षेत्रों के अलावा सभी यूक्रेनी क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति लागू कर दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। थल सेना प्रमुख ने कहा कि सीमा पर शांति हमारी प्रतिबद्धता, लेकिन हर संभावित खतरे को लेकर चौकन्ना और तैयार है हमारी सेना। जी हाँ दोस्तों, जनरल MM नरवणे ने बुधवार को कहा कि भारतीय सेना देश की सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ उन्होंने आज लड़े जाने वाले युद्धों के तारीख में आए बदलावों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सेना ने नए हथियारों और आधुनिक उपकरणों से अपनी क्षमता बढ़ा ली है। सेना प्रमुख 4 पैराशूट बटालियनों को यहां प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट स्कॉलर्स से सम्मानित करने के बाद वो बोल रहे थे। इसे सेना में निशान सम्मान के नाम से भी जाना जाता है। जनरल नरवणे ने कहा कि भारत सेना आज चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। आप हमारी सीमाओं पर घटनाक्रम से भली भांति परिचित हैं। सेना सीमाओं पर शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट पर अमेरिका के आक्रामक रुख से भड़का चीन, दहशत पैदा करने का लगाया आरोप। जी दोस्तों, चीन ने अमेरिका पर यूक्रेन संकट को लेकर भय और दहशत पैदा करने का आरोप लगाया। चीनी विदेश मंत्री की प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि चीन रूस पर नए प्रतिबंधों का विरोध करता है और चीन के पुराने रुख को दोहराता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सीमाओं के आसपास रूसी सैनिकों की तैनाती और आक्रमण की आशंका के जवाब में अमेरिका कीव को हथियार प्रदान करके तनाव बढ़ा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ी, फ्रांस से 3 और राफेल पहुंच गए भारत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत में दिनों दिन मजबूत होती जा रही है और आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल राफेल विमान की खेप का भारत आना जारी है। और इसी कड़ी में मंगलवार की शाम को 3 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे। फ्रांस के एयरबेस से उड़ान भरने के बाद ये विमान सीधे भारत पहुंचे और रास्ते में विमान में ईंधन भरने की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 राफेल युद्धक विमान खरीदने का फैसला सितंबर 2016 में किया था। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद इन विमानों ने 8000 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय कर ली। संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने रास्ते में हवा में ही इन विमानों को ईंधन उपलब्ध कराया और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने UAE वायुसेना का आभार जताया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा गौतम बुद्ध नगर की प्रतिमा नहीं ली, लपक लिया चांदी का मुकुट। जी हाँ दोस्तों, चौथे चरण की वोटिंग के बीच बुधवार को कौशाम्बी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। एक दिन पहले कौशाम्बी में सपा के मंच पर अखिलेश यादव द्वारा गौतम बुद्ध की प्रतिमा न लिए जाने पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं कल कौशाम्बी का एक वीडियो देख रहा था कि ये घोर परिवारवादी किस तरह दलितों का अपमान करते हैं, ये उस वीडियो में साफ दिख रहा है। पीएम मोदी ने भाजपा के मंच से जनता से पूछा कि इन परिवारवादियों को इन्हें भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्वीकार नहीं, ये भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं, ये दलितों, पिछड़ों और गरीबों का अपमान
है कि नहीं। उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का मन तो नहीं करता, लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो लपक लिया। ये लोग गौतम बुद्ध की धरती पर गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने कोरोना काल की याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छुट्टा पशुओं से किसानों को बचाएंगे। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ने बताया प्लान, 1000 रुपए मिलेंगे। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुके आवारा पशुओं के मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने भी अपना प्लान बताया। इससे पहले मंगलवार को बहराइच में पीएम मोदी ने आवारा पशुओं से निजात के लिए 10 मार्च के बाद प्लान बनाने का बात उन्होंने किया। और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार आवारा पशुओं का मामला उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो छुट्टा पशुओं की देखभाल करने वाले किसानों को 900 से 1000 रुपए महीने दिया जाएगा। अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आवारा पशुओं को गोद लेने और उनकी देखभाल करने वाले किसानों के लिए योजना लाई गई है और इसी के तहत हर महीने 900 से 1000 रुपए उनको दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया कि हमने अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हम गौमाता का वध नहीं होने देंगे, लेकिन किसानों के खेतों को आवारा मवेशियों से भी बचाएंगे। अखिलेश यादव अपने हर चुनाव में छुट्टा पशुओं खासकर सांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी को घेर रहे थे। सांड के कारण किसानों की फसलों की बर्बादी का मामला उठाकर उनकी सहानुभूति लेने की वो कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी को उतारकर भाजपा ने चलाया ब्रह्मास्त्र, तो खुद के चक्रव्यूह में फंसे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 4 चरण का मतदान हो चुका है। विधानसभा चुनाव पश्चिम से होता हुआ पूर्वांचल की दिलचस्प सियासी उठापटक तक पहुंच रहा है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी नेता चुनावी रथ पर सवार होकर पूर्वांचल का किला फतह करने निकल पड़े हैं और प्रदेश की सत्ता का राजमार्ग कहे जाने वाले इस क्षेत्र में अंतिम 3 चरण में मतदान होना है। जातीय समीकरण या सामाजिक इंजीनियरिंग की आस लगाए राजनीतिक दलों को पूर्वांचल से काफी उम्मीदें हैं। अगर पूर्वांचल के जातिगत वोटों को देखें तो गैर यादव पिछड़ा वर्ग जैसे निषाद, राजभर, मौर्य और कुशवाहा यहां पर एक ताकत के रूप में है। माना जाता है कि पूर्वांचल में जो पार्टी जातिगत समीकरण को साध लेगी उसको चुनाव में सीधा फायदा होगा। भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को उनके मजबूत किले गोरखपुर से उतारकर पूर्वांचल में अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है। योगी के यहां से चुनाव लड़ने से पूर्वांचल की करीब 163 सीटों पर सीधा असर पड़ता दिख रहा है और इसके साथ ही बाबा का बुलडोजर भी असर दिखा रहा है। बूथ स्तर पर जातियों को माइक्रो मैनेज करने में भी बीजेपी आगे दिख रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हॉट सीट गोरखपुर शहर पर मुख्यमंत्री योगी के लिए मनोज तिवारी ने मांगा वोट और इसी के साथ यूपी में काबा का दिया जवाब। जी हां दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव के रण में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के पहले हॉट सीट बनी गोरखपुर शहर विधानसभा पर योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जनसंपर्क करने के लिए मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यूपी की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम बुलडोजर बाबा और अखिलेश यादव को टोटी चोर रखा है। जहां पहले लोग गुंडे से डरते थे, वहां अब गुंडे सरकार से डरते हैं। मैं आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी सांसद और अपने भोजपुरी गीतों के जरिए पूर्वांचल के लोगों के दिल पर राज करने वाले मनोज तिवारी मृदुल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। गोरखपुर के असुरन से गोलघर काली मंदिर होते हुए शास्त्री चौक तक मनोज तिवारी ने लोगों से जनसंपर्क कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वोट देने की अपील की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत चीन के संबंध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा हम एलएसी में एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 3 दिवसीय फ्रांस दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत चीन सीमा स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पूर्वी लद्दाख की सीमा पर सैन्य कमांडरों द्वारा हमारे बीच 13 दौर की चर्चा हुई है, जिसके बाद कई जगह समाधान निकला है। परिणाम स्वरूप हमने कई बिंदुओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है और कुछ बिंदु हैं जिन्हें अभी भी सुलझाया जाना बाकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि पेरिस में विदेश मंत्री ने साफ किया कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में एक तरफा बदलाव के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि हम एलएसी पर
यथास्थिति में किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और संकट, यूक्रेन रूस विवाद के बीच इजराइल ने कर दिया सीरिया पर मिसाइल अटैक, कई सैन्य ठिकाने कर दिए तबाह। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव अभी कम नहीं हुए थे कि इसराइल ने सीरिया पर मिसाइल से हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कई सैन्य ठिकाने तबाह होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया गया है कि सीरिया में कितना नुकसान हुआ है। स्टेट टीवी ने एक अज्ञात सीरियाई सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि मिसाइलों को सीरिया के इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट से दागा गया था। इसके अलावा पास के शहर के आसपास के इलाकों में हमला किया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी भूचाल, इमरान सरकार को बिलावल भुट्टो की चेतावनी, कहा लॉन्ग मार्च के जरिए अपाहिज सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 27 फरवरी को इमरान खान सरकार के खिलाफ कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च निकालेगी। कराची से इस्लामाबाद के लिए निकाले जाने वाले इस लॉन्ग मार्च को लेकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ये मार्च 27 फरवरी को कराची से रवाना होगा और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद सरकार के लिए इसे संभालना वास्तव में मुश्किल हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि दरअसल पेशावर में एक पार्टी सम्मेलन में बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी सभी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गए हैं। 27 फरवरी को निकलने वाला उनकी पार्टी का लॉन्ग मार्च भ्रष्ट और अक्षम संघीय सरकार को बाहर कर देगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विवाद के बीच अमेरिका ने रद्द की रूस के साथ बैठक, कहा अब इस बैठक का कोई मतलब नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े विवाद ने दुनिया को हिस्सों में बांट दिया है। अमेरिका और नाटो देश समेत यूरोप के तमाम देश रूस की आक्रामकता का विरोध कर रहे हैं। यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जेनेवा में रूसी समकक्ष में होने वाली मुलाकात को रद्द कर दिया है। जेनेवा में रूसी समकक्ष से होने वाली मुलाकात को रद्द कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने इस सप्ताह के अंत में रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव के साथ उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम को टाल दिया है। ब्लिंकन ने कहा कि ये मुलाकात रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रद्द कर दी गई है। ब्लिंकन ने कहा कि हम देख रहे हैं कि यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हो चुका है और रूस ने कूटनीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, तो इस समय बैठक को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 240 भारतीय छात्र घर लौटे, दिल्ली एयरपोर्ट पर लगाए भारत माता की जय के नारे। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन से मंगलवार रात करीब 11:30 पर 240 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान दिल्ली पहुंची। उड़ान से आए सभी यात्री भारतीय हैं और अधिकांश पढ़ने व काम के लिए यूक्रेन में गए थे। टर्मिनल 3 पर जैसे ही विमान उतरा, यात्रियों के इंतजार में खड़े भारतीय अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। यात्रियों ने भी विजय चिन्ह दिखाकर हाथ हिलाकर उनका धन्यवाद किया। यात्रियों ने आते ही भारत माता की जय के नारे लगाए। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान यूक्रेन की राजधानी कीव से शाम 6 बजे रवाना हुआ था और ये सुबह दिल्ली से गया था और रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच हजारों भारतीय यूक्रेन से स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों ने कहा कि वो दिल्ली आकर बेहद खुश हैं, वो खुद को बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले एक डिक्री पर हस्ताक्षर कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सांसद साक्षी महाराज का दावा, प्रचंड बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार, बोले हिजाब पर पूरे देश में लगना चाहिए प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, यूपी में चौथे चरण का मतदान हो चुका है। लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिले में वोटिंग आज हो गई और वहीं उन्नाव जिले में सांसद साक्षी महाराज गदन खेड़ा मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचे। उन्होंने सभी से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। सांसद साक्षी महाराज का दावा है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ अपना वोट डालने के बाद साक्षी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 2017 से ज्यादा सीटों पर जीत रही है। 2017 में योगी आदित्यनाथ को जो जनादेश मिला था, इस बार उनका रिकॉर्ड तोड़कर भारी बहुमत से वो खुद का रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाएंगे। हो सकता है 350 सीटें तक
आंकड़ा चला जाए। प्रदेश में योगी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव में हिजाब के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये मुद्दा तो विपक्ष लेकर आया है। कर्नाटक के स्कूल का मामला विपक्ष ने उछाल दिया तो हम लोगों को भी बोलना पड़ा। सांसद ने कहा कि वैसे पूरे देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के लिए वोट मांगने सड़कों पर उतरी संतों की टोली। कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जी हाँ दोस्तों, मंदिरों से संत महंत योगी को सत्ता के सिंहासन पर बैठाने के लिए अपने मंदिरों से कई टोलियां बनाकर निकल पड़े हैं। अयोध्या में लोगों से वोट मांग रहे हैं तो कुछ सिराथू गए हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए वोट मांगने के लिए हो गए हैं। संतों ने सपा शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि इसके शासनकाल में 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगा दी गई थी और संतों को जेल में ठूस दिया गया था। ये सरकार मंदिर नहीं मस्जिद बनवाने वाली सरकार थी। आज चुनाव के समय इन्हें संत याद आ रहे हैं। एक समय था जब जय श्री राम का नारा लगाने से और भगवा धारण करने से ये लोग परहेज करते थे। आज इन्हें संतों की याद आ रही है। ये कभी संतों का ना सम्मान किए हैं और ना ही करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए करे वोट, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने की अपील। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए मतदान हो चुका है। चौथे चरण में 2 करोड़ मतदाता और 624 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हुआ। धीरे धीरे लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर लग गई थी। प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मतदान करने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग का चौथा दौर है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास युक्त और सुरक्षा युक्त अपने सपनों का प्रदेश बनाने के लिए सभी मतदाता से वोट करने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए विकास युक्त और सुरक्षा युक्त अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सभी सम्मानित मतदातागण अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अतः ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से आ रही है। उत्तर भारत में बढ़ने लगा है पारा और कई राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल। मौसम को लेकर आईएमडी ने जारी कर दिया है अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत में तकरीबन 2 महीने तक कड़ाके की ठंड पड़ने के बाद लोगों को सर्दी से राहत तो मिल गई है, लेकिन अब कई राज्यों पर बारिश का साया मंडरा रहा है। दरअसल मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। इससे मौसम बदल जाएगा। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में लगातार न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोविड केसों में 12.6% की उछाल। पिछले 24 घंटे में 15,102 नए मामले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में बुधवार की सुबह तक पिछले 24 घंटे में कोविड के डेली मामले में 12.6% उछाल दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15,102 नए मामले दर्ज किए गए। मंगलवार को एक दिन में 13,405 नए कोविड केस और 24 घंटे में 235 मौत दर्ज की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव से आ रही है। गोरखपुर में नड्डा ने सपा पर बोला हमला। कहा अखिलेश गैर जिम्मेदार नेता, मानवता के साथ करते हैं मजाक। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ तुरंत हो राजनयिक बातचीत, सैन्य कार्रवाई ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ती तल्खी और युद्ध के गहराते संकट के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पक्षों के बीच कूटनीतिक और राजनयिक बातचीत का आह्वान किया है। भारत ने कहा है कि सैन्य वृद्धि हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता। वहीं यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि रूस यूक्रेन संकट की तत्काल प्राथमिकता डी एस्केलेशन है और सीमा पर सैन्य वृद्धि हमारे लिए सही कदम नहीं हो सकता। हम सभी पक्षों से संयम का आह्वान करते हैं। हम आश्वस्त हैं कि ये मुद्दा केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से हल
किया जा सकता है। हमें तनाव को कम करने की कोशिश करने वाली पार्टियों द्वारा हाल ही में की गई पहलों को जगह देने की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट हो चुकी है रवाना। जी हां दोस्तों, रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की विशेष उड़ान सुबह रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया है कि 200 से ज्यादा सीटों की क्षमता वाले ड्रीम लाइनर B787 विमान को विशेष अभियान के लिए तैनात किया गया है। ये वापसी में आज रात दिल्ली में उतर जाएगा।